ये कहानी उस रात की है जब मैं कॉलेज से पढ़ाई कर 2 साल बाद अपने गांव वापस आ रहा था। पहले 12 घंटे की ट्रेन, फिर 3 घंटे की बस और अब 1 घंटे पैदल चलना। यही मेरे बचपन में भी था और यही सफर अब मेरी जवानी में भी है। खैर, जब मेरा गांव पिछले 20 सालों में नहीं बदला तो फिर इन 2 सालों में कैसे बदल जाता। जैसा कि मैंने पहले ही अपने सफर के बारे में आपको बताया, ट्रेन और बस के बाद अब मेरी बारी पैदल चलने की थी। बस अब फर्क इतना था कि गांव पहुंचते पहुंचते मुझे रात हो गई थी और अंधेरे में ही अपने फोन की फ्लैशलाइट जलाकर उबड़ खाबड़ रास्तों पर चला जा रहा था। वही पेड़, वही खेत और वही गांव की महक। पर अब एक बात अजीब थी। गांव में अजीब सी शांति पसरी हुई थी, मौत की शांति। क्योंकि शाम होने के बाद भी गांव में चहलकदमी रहती थी, लेकिन आज सब कुछ शांत है। कुछ अजीब है और शायद भयानक भी। पर मुझे क्या, मेरे मन में तो यही बात घूम रही है कि जब माँ बाबा पूरे 2 साल बाद अचानक से मुझे देखेंगे तो उनका चेहरा देखने लायक होगा। यही सोचकर मैं मन ही मन खुश हुए जा रहा था। पर तभी मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई मेरे साथ साथ चल रहा है। पर जब मैंने अपने आसपास मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था। जब मुझे कुछ भी समझ नहीं आया तो मैं इसे अपने दिमाग का वहम मानकर अपने रास्ते को चलता रहा। पर फिर कुछ कदम चलने के बाद मुझे अजीब सी ठंड महसूस होने लगी। ठंड इतनी तेज थी, महज कुछ ही मिनटों में मेरे हाथ पैर ठिठुरने लगे थे। मेरे दांत आपस में ही बजने लगे थे और इस लम्हे मुझे अच्छे से समझ आ गया था कि जरूर मेरे साथ कोई अजीब शक्ति चल रही है और अगर मैंने जल्दी ही कुछ नहीं किया तो आगे मेरे साथ कितना बुरा होगा यह मुझे भी मालूम नहीं था। ठंड से कांपते हुए भी मैंने अपने कदम नहीं रोके और गांव की ओर चलता रहा। पर गांव अभी भी कुछ किलोमीटर दूर था, लेकिन पल पल बढ़ती ठंड से मेरी जान निकली जा रही थी। सच कहूं तो मेरा दिमाग जमने को हो गया था और जब दर्द मेरे बर्दाश्त से बाहर हो गया तो मैंने कच्चे रास्ते के आसपास लगे पेड़ों के नीचे से सूखी लकड़ियां बटोरी और बैग से लाइटर निकालकर किसी तरह आग जला ली और साथ में अपनी सिगरेट भी। आग के जलते ही धीरे धीरे मेरे जिस्म का खून गर्म होने लगा। अब मेरे मन को बस एक ही बात खाए जा रही थी कि आखिर कुछ ही पल में ऐसा क्या हो गया जिसने मुझे बीच रास्ते में ही रुकने को मजबूर कर दिया था। मैं इस बारे में सोच ही रहा था कि अचानक ही मेरी नजर ऊपर गई और जब मैंने ऊपर देखा तो डर के मारे मेरे जिस्म का रोम रोम कांप उठा था। सैकड़ों कौवे किसी शैतान की शक्ल बनाकर बड़ी शांति से मेरे सिर के ऊपर ही मंडरा रहे थे, जिन्हें देख मैं कांप गया था। पहले तो मुझे लगा जैसे मैं कोई डरावना सपना देख रहा था, पर कई बार खुद को नोचने के बाद भी जब वो भयानक मंजर मेरी आंखों के आगे से नहीं हटा तब मुझे यकीन हो गया कि ये सब कुछ सच है। बिना एक पल गवाए मैंने तुरंत ही अपना बैग उठाया और आधी जली सिगरेट को आग में फेंक तुरंत मैं वहां से चलने लगा था। पर मेरे कुछ कदम दूर जाते ही मुझे फिर से बेतहाशा ठंड लगने लगी थी, इतनी कि मेरे कदम तक नहीं उठ रहे थे और कौवों का झुंड किसी शैतान का अक्स बना अभी भी मेरे सिर के ऊपर ही मंडरा रहा था। धीरे धीरे अब मेरे मन में बुरे ख्याल आने लगे। अगर मैं यहीं मर गया तो माँ बाबा को कभी पता ही नहीं चलेगा कि मेरी मौत गांव से कुछ दूर पर ही हुई है। उन्हें तो हमेशा यही लगेगा कि उनका बेटा शहर में ही कहीं गायब हो गया है। हे भगवान, ये अनजाने में मैं किस मुसीबत में फंस गया। माँ बाबा, हो सके तो मुझे माफ करना। मैं अपना कर्तव्य निभाने से पहले ही उस दूसरी दुनिया में जा रहा हूँ। मैं अपनी आखिरी सांसें को समेट खुद में बड़बड़ाए जा रहा था। पर इससे पहले मैं जिंदा से मुर्दा होता, मेरे सिर के ऊपर उड़ रहे सैकड़ों कौवों ने मेरे शरीर के एक एक कोनों को ढक दिया, जैसे गिद्धों का झुंड किसी जानवर के मांस को नोच नोच कर खाने को बेताब हो। मेरे मुर्दा शरीर पर सफेद कफन नहीं बल्कि सैकड़ों कौवों का काला कफन बिछ चुका था। मैंने खुद को बचाने के लिए हाथ पैर भी मारे, पर कुछ फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि ठंड से तो पहले ही मेरे आधे शरीर ने काम करना बंद कर दिया था। और जब मुझे महसूस हो गया कि उस दूसरी दुनिया में जाने की मेरी बारी आ चुकी है, तब उस पल मैंने आखिरी बार अपने माँ बाबा को याद किया और अपने सीने की सारी गर्मी, सपने, दुख, दर्द और यादों को अपने जिस्म से बाहर फेंक मैंने अपने शरीर को हमेशा हमेशा के लिए खाली कर दिया। बस इसके बाद मुझे कुछ भी याद नहीं। अगली सुबह जब मेरी आंख खुली तो मैं निर्वस्त्र ही खेत की झाड़ियों में पड़ा था। खुद को बचाने की जद्दोजहद में
मेरा जिस्म जो जगह जगह से कट और छिल चुका था, वो सारे निशान अब गायब हो चुके थे और मुझे अपने अंदर अब एक अजीब सी ताकत भी महसूस हो रही थी कि अचानक ही मैंने गौर किया, मुझे दूर झाड़ियों में छिपे मेंढक भी दिखाई दे रहे थे। मैं अब कई किलोमीटर दूर की आवाजें भी साफ साफ सुन सकता था। पर फिर इन बातों को दरकिनार कर मैंने किसी तरह खुद को संभाला और अपना बैग ढूंढने लगा। पहले तो मुझे बैग कहीं नहीं दिखा, लेकिन जब मैंने अपनी आंखों की पुतलियों को सिकोड़ा तो मुझे मेरा बैग साफ दिखाई दिया। वो ठीक उसी जगह पड़ा हुआ था जहां पर कौवों ने मुझ पर हमला किया था। किसी तरह जब मैं अपने बैग के पास पहुंचा तो मुझे शक हुआ, क्योंकि बैग पहले से बहुत भारी लग रहा था। इसीलिए मैंने जब बैग खोलकर देखा तो मेरे पैरों तले जमीन ही खिसक गई। मेरे बैग में एक कटे हुए आदमी का सिर पड़ा था, जिसकी आंखों की जगह 2 काले गड्ढे थे और उसके चेहरे पर इतने कटने के निशान थे जितने कि उसके सिर पर बाल तक नहीं थे। बैग से उस कटे हुए सिर को निकाल जैसे ही मैंने उसे अपने हाथों में लिया तो मुझे रात का हुआ सब कुछ एक पल में याद आ गया। दरअसल रात को जब सैकड़ों कौवों ने मुझ पर हमला किया था तो मुझे तो लगा था कि मेरी मौत तय है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मेरी सांसें बंद होने के कुछ ही पल बाद एक झटके से मैं उठकर बैठ गया, मानो जैसे मुझे किसी ने गहरी नींद से जगाया था। और जागते ही मेरे पैर अपने आप ही गांव की ओर चल दिए। पर मैं अपने घर नहीं बल्कि किसी और के घर गया था। एक छोटी हवेली थी जो गांव के पीछे ही बनी थी। मुझे लगा रात के इस वक्त हवेली के सारे दरवाजे बंद होंगे, पर नहीं। चौखट पर कदम रखते ही दरवाजा अपने आप खुल गया और महज कुछ ही मिनटों में मैं हवेली के सबसे अंदर वाले कमरे में जा पहुंचा। मेरे सामने एक आदमी खर्राटे मारकर गहरी नींद में सो रहा था, पर पता नहीं क्यों उस आदमी को चैन से सोता देख मुझे गुस्सा आ रहा था। एक अजीब सी बेचैनी मेरे खून में दौड़ने लगी थी और फिर बिना कुछ सोचे समझे मैंने उस शख्स को पीटना शुरू कर दिया। पहले तो उसकी पसलियां तोड़ी, फिर हाथ पैर की हड्डियों का भी चूरा कर दिया। मैं उसे नहीं पहचानता था, लेकिन इतना सब होने के बाद शायद उसे मेरे चेहरे पर किसी और का अक्स दिखाई देने लगा था। तभी तो वो मुझसे अपनी जान की भीख मांग रहा था और मेरे पैरों में गिर रोते हुए बार बार यही कह रहा था, मैंने जो रेशमा के साथ किया वो गलत था। तू मुझसे मेरा सब कुछ ले ले, बस मेरी जान बख्श दे। तू कहे तो मैं पूरे गांव के सामने अपना जुर्म कबूलने को तैयार हूँ। बस मुझे जान से मत मार, मैं तेरे प्यार पकड़ता हूँ। मेरी पत्नी पेट से है, मेरे अलावा उसका इस दुनिया में कोई नहीं है, मुझे छोड़ वो। इससे पहले वो शख्स अपनी बात पूरी करता, मेरे एक इशारे पर आसमान में उड़ रहे सैकड़ों कौवे उस शख्स पर टूट पड़े और जिंदा ही उसके जिस्म से मांस नोच कर खाने लगे। पहले तो दर्द में चीखा, लेकिन जब कौवों ने उसके हलक से उसकी जबान तक नोच डाली तो महज वो एक सिसकियां ही लेता रहा। और जब उसके जिस्म में आखिरी सांस बची थी तब मैंने गुस्से में अपने दांत भींचते हुए उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। हाँ दोस्तों, मेरे बैग में जो कटा हुआ सिर था उसे उखाड़ने वाला हैवान कोई और नहीं बल्कि मैं ही था। यह भयानक मंजर सोच मैं डर गया था। इतनी हैवानियत मुझ में कहां से आई? मैं दरिंदा कब से बन गया था, और एक खूनी भी? नहीं 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 रोमी, पुलिस को अगर पता चला कि इन सब के पीछे तू है तो भविष्य शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगा। खुद से कहते हुए मैंने उस कटे हुए सिर को वापस से अपने बैग में ये सोच कर रख लिया कि यह सबूत किसी के हाथ ना लग जाए। मैं इस सोच से डर गया था। फिर किसी तरह खुद को शांत कर मैंने बैग से बचे हुए कपड़े निकाल उन्हें पहने दौड़ता हुआ अपने गांव को चल दिया। पर गांव में पहले से ही अफरा तफरी थी, किसी बात का हल्ला हो रहा था। लेकिन जैसे ही माँ बाबा ने मुझे देखा तो उनकी सारी चिंता एक पल में ही खुशी में बदल गई थी। माँ ने तो मुझे देखते ही सीने से लगा लिया और बाबा की आंखों में भी खुशी के आंसू उतर आए थे। कुछ देर आराम करने के बाद जब मैंने माँ से पूछा कि गांव में ये किस बात की अफरा तफरी है तो माँ ने बताया कि मुखिया के घर में उसके छोटे बेटे की लाश मिली है, वो भी सिर कटी लाश। मैंने जैसे ही ये सुना मैं डर कर तुरंत ही उठ खड़ा हो गया, क्योंकि मुझे पता था कि जो लाश मिली है उसका सिर इस वक्त मेरे ही बैग में पड़ा है। पर इससे पहले मैं कुछ कहता, माँ ने कहा, वैसे अच्छा ही हुआ मुखिया के बेटे के साथ जब से शहर से आया था पूरे गांव वालों की नाक में दम कर दिया था। गांव की बहू बेटियों पर हमेशा ही बुरी नजर रहती उसकी। वो इंसान नहीं दरिंदा था, दरिंदा।
माँ की बातों से मुझे एक अनजान कहानी की बू आ रही थी और जब माँ से मैंने पूरी बात जानी तब मुझे सारा मामला साफ साफ समझ आ गया था। दरअसल 1.5 साल पहले मुखिया के बेटे ने गांव के ही एक आदमी भोला की बहन से प्यार का नाटक किया और बिना शादी किए ही उसे मां बना दिया। यह बात जब भोला को पता चली तो उसने मुखिया के बेटे को अपनी बहन से शादी करने को बोला, लेकिन उनका बेटा पहले से ही शादीशुदा था। फिर धीरे धीरे बात पंचायत में पहुंची पर भोला को इंसाफ नहीं मिली। फिर एक दिन खबर आई कि भोला की बहन ने खुद को अपने ही खेत में आग लगाकर मार डाला और उसके कुछ दिन बाद ही भोला की लाश भी उसी खेत में एक पेड़ से लटकी मिली। सभी को यही लगा कि बदनामी के डर से दोनों भाई बहन ने आत्महत्या कर ली है, लेकिन ऐसा नहीं था। दोनों भाई बहन को जान से मारने वाला मुखिया और उसका छोटा बेटा था। फिर क्या था, उस दिन से मुखिया का काल शुरू हो गया। उसके घर में रोज कोई ना कोई मरने लगा। मुखिया की लाश भी सड़ी हुई हालत में उसी खेत में मिली जिसमें उसने दोनों भाई बहन को मारा था। अब बस उसका छोटा बेटा ही जिंदा था और उसका हर्ष तो उसके बाप से भी बुरा हुआ। कम से कम मुखिया के सिर कंधों पर तो था, उसके बेटे पर तो वो भी नहीं है। सारी कहानी जान मैं समझ गया कि मेरे साथ जो कल रात हुआ उसे करने वाला भोला ही था और भोला ने ही मेरे शरीर का सहारा लेकर अपना अंतिम बदला ले लिया था। यह सब सोचते हुए मैंने अपने हाथ में अपना बैग पकड़ा और छत पर जाकर अपनी आंखें बंद की और कौवों का आवाहन किया और उनके आने पर मैंने अपने बैग से कटा हुआ सिर भी निकालकर उन सैकड़ों कौवों के हवाले कर दिया। हेलो दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल से नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों में शेयर करें